लेट अस स्टार्ट। लिखिए, चलिए, इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड एमसीए। एमसीए का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कितने क्वेश्चन कर लिए थे एमसीए के अंदर? 6 क्वेश्चन वी डिड। तो दिस इज क्लास नंबर 2। तो 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास अब आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आज जो हम करेंगे, आज हम कंपनी लॉ की डबल क्लास है और जो पहली क्लास होगी इसके अंदर हम एमसीए ख़त्म करेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक एंड देन उसके बाद फिर एक और क्लास होगी जिसके अंदर कंपनी लॉ का एक छोटा सा चैप्टर आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो देयर वुड बी 2 क्लासेस फॉर द कंपनी लॉ टुडे। और आज हम जेएचएल की क्लास कैंसिल करके क्या करेंगे, कंपनी लॉ को हम कैरी ऑन करेंगे। लिखिएगा एमसीए की क्लास नंबर 2 और हमने 6 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे। क्वेश्चन 1 एक बार बता दो कौन कौन से क्वेश्चन थे? बेनिफिट्स, कि जो ये एमसीए 21 है इसके क्या क्या बेनिफिट है। दूसरा, इंफ्रा, क्या क्या चाहिए ई फाइलिंग के लिए। तीसरा, डिन नंबर, डिन था या डीएससी था? डिन था, डिन था। 4 क्वेश्चन, यूजर ऑफ डीएससी, कि जो डीएससी है उसके यूजर कौन कौन है। ठीक है। क्वेश्चन 5, ऑफिसेस ऑफ आरओसी। क्वेश्चन 6, प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ए फॉर्म। तो ये लास्ट क्लास में सब कुछ हमने कर लिया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इफ यू रियली वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग फर्दर। मेंबरशिप में से हाँ पूछ लो। हाँ हाँ, एस्टोपल का, एस्टोपल पर्सोनेशन में तो आप, अच्छा एस्टोपल में तो कंपनी आपको कह रही है क्या कि आप हमारे मेंबर हो, तो और आप, कंपनी ने आपको बोला कि आप हमारे मेंबर हो और मेंबर ने भी मान लिया कि हाँ मैं तुम्हारा मेंबर हूं, तो इसमें उसने पर्सोनेशन नहीं किया। उसमें तो कंपनी खुद ही कह रही है आप मेंबर हो। लेकिन इम्पर्सोनेशन में कंपनी नहीं कह रही कि आप हमारे मेंबर हो, आप जानबूझ के इंड्यूस कर रहे हो कि हम आपके मेंबर हैं। क्या दोनों अलग अलग नहीं हो गए? हाँ, दोनों में यूज कर रहे हैं वो, लेकिन एक में आप, कंपनी आपको नहीं कह रही है, एक में वो बंदा खुद ही इंड्यूस कर रहा है। अच्छा, पहले केस में कंपनी इंड्यूस कर रही है और दूसरे केस में पर्सन खुद इंड्यूस कर रहा है, तो दोनों बातें फर्क हो गया। लिखेगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद लिखेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, एमसीए क्लास नंबर 2। अगर तो फिर 57 में आप फंसेंगे, इम्पर्सोनेशन का, क्योंकि आपने फ्रॉडलेंटली इंड्यूस किया कि मैं मेंबर हूं, इसके लिए फाइन इम्प्रिजनमेंट है ना। लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, वेरियस टर्मिनोलॉजीज। क्वेश्चन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाज नहीं प्लीज। वेरियस टर्मिनोलॉजीज इन ई फाइलिंग। ई फाइलिंग करते टाइम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं, तो लिख लो प्लीज। व्हाट आर द वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ई फाइलिंग के दौरान कुछ शब्द यूज होते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोविजन में आपको बताने जा रहा हूं, नोट करें। कुछ शब्द मैं बता चुका हूं ऑलरेडी।
पहला प्रीफिल, क्या वी हैव डिस्कस ऑलरेडी? चेक फॉर्म, ये सारे शब्द मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। मॉडिफाई, याद है लास्ट क्लास में बताया था, मॉडिफाई बटन होता है, चेक फॉर्म होता है। फिर चौथा प्री स्क्रूटनी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं कब, जब आप ई फाइलिंग करते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं, कुछ चीज़ें बतानी बाकी है, तो लिख लीजिएगा प्लीज़। आई थिंक पांचवा ये भी बता दिया, अटैचमेंट्स। याद है वो करके दिखाया था, अटैचमेंट ऐड भी हो सकता है, अटैचमेंट डिलीट भी हो सकता है, तो दैट इज गिवन ओवर देयर। पॉइंट 6, ई फॉर्म साइज। ई फॉर्म साइज, अब एक वेट करो एक फॉर्म खोल लेते हैं पहले। देखिए ये आपका ई फॉर्म है, दैट इज अ ई फॉर्म। ये लास्ट क्लास में भी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो बता दी थी। नाउ ई फॉर्म साइज के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, ई फॉर्म साइज क्या होता है इसको सुनिए। अच्छा, क्या एमसी की वेबसाइट पे बड़े सारे ई फॉर्म्स अवेलेबल है? यस। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका फ़ोन है, फोन नहीं फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर कितनी मेमोरी है? कितनी मेमोरी है? 64 GB और 1.8 GB। अच्छा 128 GB मैं कह रहा कौन सा फ़ोन आ गया 1.8 GB। अच्छा 128 GB और 256। अच्छा आपके पास इतने सारे फ़ोन हैं? अच्छा वैसे बता रहे हो आप, मैं सोचा मोबाइल की दुकान है शायद हाँ जी। और अच्छा बताओ 128 GB में फिर आप उसके अंदर मतलब क्या स्टोर करते हो? जो हो जाए, गाने, वीडियोस, फाइल्स, ये सब क्या करते हो? स्टोर करते हैं। अच्छा क्या कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी भर जाती है? अच्छा जब मेमोरी भर जाती है फिर क्या होता है जब मेमोरी भर जाती है तो जैन साहब कह रहे हैं कि हम खाली कर देते हैं, इतने तो होशियार हम हैं ही। ये भी अच्छा जवाब था, फैंटास्टिक। तो लिखिएगा, हाँ जी, डेटा को आप ड्राइव पे डालते हैं। अच्छा क्या मैं बोलूँ, जब वो मेमोरी भर जाती है तो आप उसके अंदर फिर कुछ कर नहीं सकते हो और फ़ोन भी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और वो काम आप कर नहीं सकते फ़ोन के ऊपर। नाउ उसी तरीके से जैसे फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में मेमोरी होती है, तो जो ये ई फॉर्म है ना, इस ई फॉर्म की भी मेमोरी है। ये जो ई फॉर्म है इसकी भी एक मेमोरी है और इसकी मेमोरी है 6 MB। कितनी? 6 MB ओनली अटैचमेंट्स के लिए, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो 6 MB है। अच्छा 6 MB मतलब 6 MB है, 6 GB है MB। और यू नो दैट 1 GB इज इक्वल टू 74 GB। 1024। तो आपको पता है कि 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, वट एवर द बाइट ही बाइट। तो दैट इज 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। अच्छा ये MB 6 MB का फॉर्म है। अच्छा बताओ, जब ये तुम इसके अंदर फॉर्म भरोगे और इसके अंदर जो ये तुम अटैचमेंट्स लगाओगे, जो लास्ट क्लास में दिखा रहा था मैं आपको अटैचमेंट, तो ये अटैचमेंट आप अनलिमिटेड लगा सकते हो। क्या इसमें 10 MB की अटैचमेंट लगा सकते हो? तो जितना भी ये फॉर्म भरोगे, इस फॉर्म का साइज 6 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो फिर ये फॉर्म फाइल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट, 6 MB से ज्यादा फॉर्म का फाइल एक्सीड नहीं होना चाहिए। पहले ये 2.5 MB था, लेकिन अब ये कितना हो गया? 6 MB। हो सकता है स्कैनर में 2.5 MB लिखा हो, वो गलत है। अब कितना हो गया? 6 MB। याद रहेगा ये आपको। अच्छा फिर आप ये भी पूछोगे कि सर 6 MB ही क्यों है? लिखो, हर वेबसाइट की एक कैपेसिटी होती है, और जो एमसीए की वेबसाइट है उसे कौन रेगुलेट करता है? इन्फोसिस। तो उनकी कैपेसिटी अभी 6 MB है। और समझो बात को, 6 MB आप बोलोगे तो बहुत थोड़ी है, थोड़ी नहीं है यार। 12 लाख कंपनी, करोड़ों फॉर्म फाइल होते हैं, और करोड़ों फॉर्म अगर 6 MB के देखोगे तो कितना गीगाबाइट और टेराबाइट हो जाएगा।
तो हर वेबसाइट की एक कैपेसिटी, पहले तो सिर्फ 2.5 MB होता था, 6 MB अब इनफ है, 6 MB में काम हो जाता है। इसके अंदर कौन से तुमने पूरी पठान मूवी अटैच करके भेजनी है? ये सुनो, क्या भेजनी है? अटैचमेंट तो भेजनी है। कितनी अटैचमेंट होगी? 2, 4, 5, 10 पेज की? गलत तो नहीं कह रहा मैं? यस, तो दैट इज अ 6 step। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। तो ई फॉर्म साइज तो आपको पता चल गया, एक होता है एडेंडम फॉर्म। क्या होता है? एडेंडम फॉर्म। अड्डा फॉर्म नहीं है, एडेंडम, ADDENDUM, डम, अड्डा डम, सॉरी, एडेंडम फॉर्म। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है और ऐसा देखने को मिलता है, नंबर ऑफ टाइम इट हैपन्स, कि आपने फॉर्म फाइल कर दिया, मान लो आपने MGT7 फाइल कर दिया, तो कोई बताएगा इसके साथ तुम कितनी अटैचमेंट भेज सकते हो? 6 MB, ठीक है। लेकिन सच में ऐसा हुआ कि आपकी 4 MB की अटैचमेंट और रह गई। हो सकता है आपको टोटल 10 MB की अटैचमेंट देनी थी, 6 MB की अटैचमेंट फाइल हो गई, लेकिन 4 MB की अटैचमेंट रह गई। अब तुम क्या करोगे? समझा रहा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा कम ही होता है, लेकिन अगर मान लो हो गया कि आपको सच में 10 MB की अटैचमेंट देनी है, फिर तो वो फॉर्म ही कभी फाइल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है पता है? आप MGT7 के साथ, मतलब फॉर्म के साथ, आप 6 MB की अटैचमेंट फाइल कर दो और उसके पीछे पीछे एक एडेंडम फॉर्म फाइल कर दो। एडेंडम फॉर्म के अंदर आप एक्स्ट्रा 6 MB डेटा और फाइल कर सकते हो, 6 MB की और फर्दर आप अटैचमेंट यहां पे दे सकते हो। मुझे जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोल दिया? कोई बताएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडेंडम फॉर्म? टू फाइल द एडिशनल अटैचमेंट टू द MCA। फिर दोस्तों अब एक सवाल और उठता है, क्योंकि तुम्हारा तो दिमाग है और सही है, ये दोनों नहीं है तो पूछ लेते अभी। तो ये पूछते, अगर ये नहीं होते तो मैं ये पूछते, सर हमें तो 18 MB फाइल करना है, छोड़ो 18 रहने दो, हमें तो 150 MB डेटा फाइल करना है। वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन ये पूछते दोनों जरूर। क्या कितना फाइल करना है? 150 MB डेटा फाइल करना है, 150 MB, एक फॉर्म के अंदर 150 MB अटैचमेंट करनी है। अब बताओ कितने एडेंडम जाएंगे? तो लिखे एडेंडम एक ही जाता है। मतलब तुम क्या सोच रहे हो, लाइन लगा दोगे पीछे, ले एडेंडम, ले एडेंडम, ले एडेंडम? ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर ये फिर पूछेंगे बच्चे कि सर फिर अब 150 MB डेटा कैसे फाइल होगा? तो मैं बता रहा हूं आपको, अब वो जितना भी डेटा है, वो सारा डेटा जो तुम फाइल करना चाहते हो, वो आप ROC के ऑफिस में ले जाओ। बताओ जरा, ROC का ऑफिस कहां है? नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस चले जाओ, वहां पे आपको मिलेंगी सरोज मैडम। कौन मिलेगी? तो सरोज मैडम को बोलो मैम ये डेटा बहुत ज़्यादा है, हम अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि फॉर्म की कैपेसिटी नहीं है, तो आप वो डेटा उनको दे दो। तो वो डेटा वहाँ पे फैसिलिटी होती है, वो आपका डेटा वहाँ पे अपलोड करवा देंगे। बट ऐसा आज की डेट में रेयर चांस है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। हाँ बोल। लिखो पॉइंट 8। ये अच्छा ये बताओ, ये मैं जवाब दूंगा बेटे, ऐसी बात नहीं है, तूने पैसे दे रखे हैं, तेरा हक है। यस, ये भी हक, यस कह रहे हैं। अच्छा क्या 6वां 7वां समझ में आया? अब इसका सवाल सुनना जरा, भैया का सवाल सुनो। भैया क्या कह रहे हैं? भैया ये कह रहे हैं कंपनी को एक ई फॉर्म फाइल करना था। होशियार सवाल, होशियार बच्चों के। और ये एक ROC को एक फॉर्म फाइल करना था, कोई भी ई फॉर्म फाइल करना था, और उसके अंदर आपको जो अटैचमेंट लगानी थी ना, अटैचमेंट वो 6 MB की ही थी। मैं सही बोल रहा हूं सवाल? अटैचमेंट ज्यादा नहीं थी, अटैचमेंट 6 MB की ही थी, तो एक ही फॉर्म में काम हो जाता। अटैचमेंट कितनी थी? बस 6 MB की थी। लेकिन हमारा कंपनी सेक्रेटरी जो था उसे अकल नहीं थी, उसने ई फॉर्म फाइल कर दिया। मान लो फॉर्म का नाम था MGT14। अच्छा कितने की अटैचमेंट जानी चाहिए थी? 6 की। जा कितनी सकती थी? 6 की। लेकिन गलती से 2 MB फाइल कर दिया। हाँ मैं तो मना ही नहीं कर रहा, कह रहा इंसान है, गलती तो देखो सपोर्टर भी मिल रहे हैं, वेल ग्रेट। तो इंसान है, गलती तो होती है। तो जाना, अच्छा कितना अलाउड था? 6 MB। अच्छा फाइल भी कितना करना था? 6 MB। सारा काम हो जाता, लेकिन भाई भूल गया। अब ये कह रहा है कितना भूल गया? 4 MB फाइल करना भूल गया। अब क्या मैं एडेंडम यूज करके बाकी 4 MB फाइल कर सकता हूं?
ये सवाल भाई ने पूछा है। आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन? लिखो। मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये कर लूं। लिखो। ये भाई ने सवाल पूछा तो लिखिएगा, जब आप कोई ऐसा फॉर्म फाइल करते हैं, प्रिय बच्चे, अब इसने पूछा है तो मैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ इसे क्रेडिट कर देता हूं ताकि इसमें इसकी थोड़ी इज्जत बढ़े। लिखो। तो अगर आप आरओसी को कोई ऐसा फॉर्म फाइल करते हो जो, लिखो बच्चे, जो ई फॉर्म इनकंप्लीट होता है, जिसके साथ अटैचमेंट नहीं होती या कम अटैचमेंट होती है, इनकंप्लीट फॉर्म फाइल कर दिया, कुछ पार्टिकुलर्स आपको फिल करने चाहिए थे लेकिन वो आपने फिल नहीं किए, वो भी आप भूल गए। लिखते रहो प्लीज। जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली साइन नहीं हुआ। तो चार बातें बता रहा हूं। अगर तुमने एक फॉर्म फाइल किया लेकिन वो जो फॉर्म फाइल किया वो इनकम्प्लीट फॉर्म था, कुछ आपको लिखना चाहिए था वो आप लिखना भूल गए, कुछ लिखना चाहिए था कुछ आप लिखना भूल गए, आपको कुछ पार्टिकुलर्स वो फील्ड होती हैं फॉर्म के अंदर, जैसे कुछ फील्ड होती हैं, इसके अंदर कुछ डालना था वो लिखना आप भूल गए, अटैचमेंट डालनी थी वो अटैचमेंट डालना आप भूल गए, और डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली या साइन करना भूल गए। चारों में से कोई भी अगर एक आपने किया तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 8 बता रहा हूं, ऐसे फॉर्म को नाम दिया जाता है डिफेक्टिव फॉर्म। तो प्रिय बच्चे, आप जैसे बच्चे हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं जो आरओसी को कौन से फॉर्म फाइल कर देते हैं? डिफेक्टिव फॉर्म। तो अगर आपने अटैचमेंट नहीं लगाई, आधी अटैचमेंट लगाई, अधूरी अटैचमेंट लगाई, कम फॉर्म भरा, सही से नहीं भरा, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोला जाता है? डिफेक्टिव फॉर्म। टर्मिनोलॉजी नंबर 8। अब तू ये पूछेगा मेरे सवाल को तो जवाब दे ही नहीं रहे हो, हमें घुमा रहे हो आप। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 8। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? लिखिएगा 9। तेरा सवाल का जवाब अभी पेंडिंग है। क्या डिफेक्टिव फॉर्म समझ में आया? 3 मार्क क्वेश्चन था पेपर की, डिफेक्टिव फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए। तो अगर किसी कंपनी ने आरओसी को बेटा डिफेक्टिव फॉर्म फाइल कर दिया, क्या फाइल कर दिया? डिफेक्टिव फॉर्म फाइल कर दिया, तो आरओसी आपको मेल भेज देगा। ये अब तेरे सवाल का जवाब है। आरओसी आपको क्या करेगा? मेल भेजेगा और क्या बोलेगा मेल में? आपका फॉर्म क्या है? डिफेक्टिव है, प्लीज इस फॉर्म को रीसबमिट कीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 9, रीसबमिशन। तो आपका फॉर्म रीसबमिशन में आ जाएगा, तो आपको वही फॉर्म दोबारा से पूरी अटैचमेंट डाल के, वो जो 6 MB की अटैचमेंट है वो दोबारा डाल के आपको आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। आपका फॉर्म रीसबमिशन में आ जाएगा, एडेंडम की जरूरत नहीं है। फिर आप ये भी पूछ सकते हो, जब क्या फॉर्म फाइल करने की फीस होती है? होती है। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि जब ओरिजिनल फॉर्म फाइल किया था तब फाइलिंग फी दी थी, तो क्या रीसबमिशन करोगे तो क्या दोबारा फाइलिंग फी जाएगी? आंसर इज नो। रीसबमिशन के लिए कोई आपको अलग से फाइलिंग फी देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नो। हो गई गलती, दैट इज द पॉइंट। अब आप ये मत पूछना, अगर बार बार गलती हो रही है तो फिर आरओसी को गुस्सा आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और फिर पेनल्टी भी ठोकेगा 454 में। खून एक ही बार माफ होता है, बार बार नहीं, मतलब ये कहावत है। हैव यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपने पूछा, मैंने 2 चीजें मिलाकर आपको जवाब दिया। 8वां डिफेक्टिव फॉर्म, 9वां रीसबमिशन। और रीसबमिशन की बेटा कोई अलग से फाइलिंग फी भी नहीं होती है। कुछ पूछना है इसमें अब? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? वेरियस व्हाट टर्मिनोलॉजीज विच इज यूज इन ई फाइलिंग। 10 चीजें, 9 चीजें बताई। 10वां लिखिएगा SRN नंबर, मैं बता चुका हूं। SRN की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्विस रिक्वेस्ट। याद है वो पेमेंट करते थे तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती थी, उसके ऊपर एक SRN नंबर होता था, बताया था ये। तो इसी को क्या बोला जाता है? सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, दैट इज SRN नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर देयर। नाउ एक को लिखिएगा, पॉइंट नंबर 11, सिन नंबर। कौन सा नंबर?
सिन नंबर लिखिए क्या होता है। सिन नंबर क्या होता है बेसिकली, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब कंपनी क्या होती है रजिस्टर्ड, तो हर कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और ये 21 डिजिट का नंबर होता है। 21 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक? इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं, मतलब नंबर भी होते हैं। तो दैट इज समथिंग व्हाट द अल्फा न्यूमेरिक, और इसी को, और ये सिन नंबर होता है। और ये जो सिन होता है ये क्या होता है बेसिकली, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मालूम? लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन। इट इज अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है ये बताओ? ये होता है दैट इज 21 डिजिट नंबर, दैट इज 21 डिजिट नंबर। तो दैट इज अल्फा न्यूमेरिक नंबर एंड दैट इज अ 21 डिजिट नंबर। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? और अगर हम देखें, इफ यू गो ऑन द एमसीए वेबसाइट, तो ये एमसीए की वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर हमें कहीं मिला, एमसीए सर्विस में तो होता है, मास्टर डेटा में चलते हैं। गुड। हैं? रिलायंस के नाम से, तो देखो अब रिलायंस के नाम से कितनी कंपनी बनी हुई है, इंडस्ट्रीज में चलते ना। वो भी दिखा देंगे एक दिन। तो दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, ये है, दिस इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस वन, ठीक है। और ये जो है ये इट इज व्हाट, ये क्या है? इट इज अ सीआईडी नहीं है, सिन नंबर है ये। क्या ये? सिन नंबर है, और दैट इज सिन नंबर है। और आपके सामने भी यहाँ पे आ गया है, और ये बताना क्या लिखा हुआ है? LCWIZ LCW LC ठीक है। अब बोलो IZ। अच्छा, सारे स्मॉल में है ना, ये बोल दो ना, सही है? सही लग रहा है? HC है, DO है? खुल जा सिम आ गया। तो ये आपके सामने है, और ये लिखेगा, लिखना क्या है देखिएगा, दैट इज ये हमारी कंपनी है जिसको हम एक दिन टेक ओवर करेंगे, रिलायंस। अबे ये तो दूसरी खुल गई। चलो कोई नहीं, हमें तो कंपनी से मतलब है, कोई बात नहीं। अब ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। ये भी पब्लिक कंपनी है, और अगर आप देखेंगे दैट इज, ये इसका सिन नंबर है, दैट इज अ सिन नंबर। और ये, अच्छा अभी बता रहा था ना ऑथराइज कैपिटल, और फिर अच्छा पेडअप कैपिटल है ना, इशूड के बाद ही तो पेडअप होती है, तो ये ऑथराइज कैपिटल है। अच्छा, अगर ये ऑथराइज कैपिटल इतनी है तो क्या कंपनी अब इतने रुपए के शेयर इशू कर सकती है? यस। तो हर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बहुत मायने रखती है। और उसके बाद ये नीचे देखिएगा, नीचे ये डायरेक्टर वगैरह के डिटेल आ रखी है, सुधाकर, राजा गोपाल और राजकुमार मलिक, वटेवर।
तो दैट इज अ मास्टर डेटा ऑफ द कंपनी। हाँ जी, ओ कंपनी अमलगमेटेड है, ये देख रहे हैं, कंपनी स्टेटस कंपनी अमलगमेटेड है, मतलब कंपनी मर्ज हो चुकी है किसी के अंदर, तो वो इसलिए वो बैलेंस शीट की डेट इतना दिखा रहा है। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो ये कहानी है ये मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जरा देखना, सिन नंबर। अच्छा देखने में आ रहा है, ये सिन नंबर देखने में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, U67190MH 2007 PLC 168008, ये लिखा हुआ है। तो एक बार आप इसकी फोटो खींच लो, एक बार इसके सिन नंबर की खींच ली। ये सिन नंबर क्लियर आना चाहिए, लेकिन क्लियर आ रहा है। चलो अब आप मेरे को सिन नंबर लिखवाओ, क्या था, U67190 MH 2007 PLC 168008। तो ये सिन नंबर है, और हर कंपनी का, और हमारी कंपनी एकेडमी 99 का भी सिन नंबर होगा। और ये एक बार देखना कितनी डिजिट है, मिला के देखना एक बार। इट्स अ 21 डिजिट, और क्या अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल दोनों है? यस, इट इज अ अल्फा न्यूमेरिक नंबर, इट्स अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो ये पहला वर्ड है, दिस वन, जो पहला अल्फाबेट है, इट शोज कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। जो पहला अल्फाबेट है वो क्या शो करता है कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। बताओ क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यू। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये कंपनी लिस्टेड है या, तो लिखेगा पहला शब्द आपको लिस्टिंग स्टेटस बताते हैं कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो बताओ कंपनी कौन सी है ये, अनलिस्टेड या लिस्टेड? कोई बता सकता है? रिलायंस का सिन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? एल से। समझ आ रहा आपको मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा, अच्छा उसके बाद लिखेगा जो अगले 5 डिजिट है, जो ये अगले 5 डिजिट है, ये शो करता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस में है। और लिखेगा, अब आप बोलोगे सर कौन से में, लिखेगा ये कोड है। और है ना एमसीए की वेबसाइट पे एमसीए ने है ना हर बिजनेस के लिए कोड बना रखा है। एजुकेशन के लिए कोई दूसरा कोड होगा, कोई कंपनी कार बनाती है उसके लिए कोई और कोड होगा। तो ये वाला जो कोड है 67190, इट डील्स विद द इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट में तो उसको ये कोड मिलता है। अब हिंदुस्तान में अगर जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसको यही कोड मिलेगा। एजुकेशन के लिए, और हर कोड 5 डिजिट का ही होता है। तो अगर कोई एजुकेशन कंपनी फील्ड में है तो उसका कोड क्या होगा? डिफरेंट होगा। अच्छा हमें ये कोड नहीं पता करने, ये कोड हमारा काम थोड़ी ना है, ये हमें कौन देता है? एमसीए। तो वो उसका काम है, हमें नहीं पता, हमें याद नहीं करना कोई कौन से बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा कोड है। अच्छा यानी इसका मतलब ये एमसीए हर बिजनेस एक्टिविटी को कोड में डिवाइड करके रखता है। तो दैट इज द नेक्स्ट 5 डिजिट। अच्छा उसके बाद जो अगले 2 डिजिट होते हैं, ये जो 2 अगले डिजिट होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सा स्टेट है। तो ये कौन सा स्टेट लग रहा है? हाँ गुजरात, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र। एमएच बोले तो महाराष्ट्र। अच्छा कोई दिल्ली की कंपनी होगी तो क्या लिखा होगा? डीएल लिखा होगा, है ना। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? अगली जो 4 डिजिट है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 2007 में। आर गेटिंग दिस? अच्छा उसके बाद जो अगले जो 3 डिजिट है, ये इससे पता चलता है कि कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है। तो पी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट हो तो पीटीसी लिखा होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो भी लिखा होता। और ये जो लास्ट 5 डिजिट है, सॉरी 6, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है अलॉटेड टू एवरी कंपनी, अलॉटेड टू एवरी कंपनी। 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, व्हाट इज द बाइफरकेशन ऑफ सिन नंबर, कि सिन नंबर की बाइफरकेशन क्या है। तो आई वुड से दिस इज द एंटायर बाइफरकेशन ऑफ सिन नंबर। 5 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में टेप देना, तो इट इज 11 पॉइंट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ जी, ये सबके लिए चेंज होगा, ये सबका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ये सबका। अरे जैसे तुम सीएस के अंदर कोर्स ज्वाइन करते हो आईसीएसआई के पास, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलता स्टूडेंट का, तो हर कंपनी का भी यहाँ पे एक अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बस इतनी सी बात है। कुछ और आगे बढ़े? नेक्स्ट, कितनी टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा जब मैंने कभी पेपर दिया था ना कंपनी लॉ का, आई वॉज इन सीएस एग्जीक्यूटिव, मैं था कभी सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो मेरे पास क्वेश्चन आया एक, उस टाइम पे ना एमसीक्यू आते थे,
10 नंबर 15 नंबर के एमसीक्यू आते थे। तो एमसीक्यू आया, एक बार लिखिएगा, मेरे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आया सिन स्टैंड फॉर, सिन स्टैंड फॉर कितने ऑप्शन थे? 4। एक ऑप्शन था कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक था कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और तीसरे चौथे में पता नहीं क्या लिखा था। अच्छा, तीसरा चौथा तो था ही गलत। और मैं अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर किस में अच्छा ये 1 नंबर का था, अब मैं कंफ्यूज किस में हो रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है या ये कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैंने क्या लिखा मालूम? कंपनी या कॉर्पोरेट। अच्छा अब है ना, ऐसी चीज में आदमी कई बार, क्योंकि पेपर के अंदर है ना, आदमी कंफ्यूज आता है वो कॉर्पोरेट था या कंपनी था। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने इस क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने कहा लास्ट में चीटिंग करके पूछ के बच्चों से लिख देंगे। चीटिंग भी तो करनी होती है, ये वो होता है क्या कहते हैं उसे, शगुन होता है ये। भाई साहब थोड़ी बहुत चीटिंग करनी चाहिए, थोड़ा शगुन होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे आराम से पूछेंगे। मैंने पूरा पेपर कर दिया, उसके बाद अब मैंने कहा चलो इस पे टिकी तो लगाना है, 1 सेकंड लगनी है। तो भाई अब मैंने पीछे वाले से पूछ लिया। मैंने पूछा, अच्छा टाइम बहुत था, 15 मिनट पड़े थे। मैंने पूछा अरे उसका क्या आंसर है? कह रहा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा मेरे को भी यही लग रहा था। तो मैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर पे टिक लगाने चला गया। लेकिन लगाते लगाते पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने कहा बहुत टाइम पड़ा, आगे वाले से पूछ लेते हैं। अब मैंने आगे वाले से पूछ लिया, टाइम बहुत था। मैंने पूछा वही बताइए, उसने बता दिया कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने कहा ले भाई ये हो गया कलेश। सही लिख रहा था मैं कॉर्पोरेट, अब उसने डाउट डाल दिया कंपनी। अब मैंने 1-2 से और पूछा, अब कोई कॉर्पोरेट कह रहा है कोई कंपनी कह रहा है। मैंने तो ये पूरी क्लास ही कंफ्यूज है। अब मैंने कहां पे जवाब दिया मालूम? दिल से जवाब दिया। तो मैंने जवाब दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। आई डिड इन माई एग्जाम। तो मैंने अक्कड़ बक्कड़, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, 1 नंबर का तो सवाल है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और वो लास्ट में जाके कहाँ फॉल किया? ऑन द कॉर्पोरेट। और मैं कॉर्पोरेट लगा के आया। आई गॉट फुल मार्क्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से भी कई बार एग्जाम पास हो सकते हैं। हाँ आप क्या बेटा? नहीं अब एमसीक्यू भी आएंगे, अब देखना इन द न्यू सिलेबस एमसीक्यू हो गए ना अब तो 20%। तो अब फिर अक्कड़ बक्कड़ का जलवा चलेगा। इज इट ओके? यस। तो इसके जब मैं कराता हूं तो मुझे याद आ जाता है एग्जाम्पल। कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई जल्दी बोलो? 11। लिखो 12। नेक्स्ट लिखिएगा CFC, सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। अच्छा सच से बताओ, क्या आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? आपके फ़ोन में इंटरनेट लगा हुआ है? फ़ोन में भी लगा हुआ है? अच्छा घर में वाईफाई भी लगा हुआ है? अच्छा आपको पता है आज से 10 साल पहले ये इंटरनेट वाईफाई होते नहीं थे। और एक ज़माना था, अब पता नहीं तुम उस ज़माने के बच्चे नहीं हो, तुम्हें तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एक ज़माना था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इंटरनेट है ना घरों में तो होते ही नहीं थे, इंटरनेट कैफ़े हुआ करते थे। और वो है ना इंटरनेट कैफ़े में जाते थे, और पता है फेसबुक वगैरह चला, उस टाइम तो यूट्यूब था भी नहीं, तो फेसबुक वगैरह, और ये फेसबुक भी नहीं था उस टाइम, तो ऑरकुट चला करता था। सुना नाम कभी ऑरकुट का? फेसबुक की तरह एक वेबसाइट हुआ करती थी ऑरकुट। तो जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं वैसे ऑरकुट पे बनते थे। तो मेरा भी अकाउंट था ऑरकुट पे, यू नो चैटिंग वेटिंग करने के लिए, लाइक दैट। नहीं अब इसमें ये मतलब क्या हुआ? नहीं इसमें चैटिंग मतलब क्या समझ रहे हो आप? तुम ज्यादा होशियार हो। ये क्या था मतलब? चैट, आपके दोस्त है, दोस्त से बात कर रहे हो आप ऑरकुट पे, आप फेसबुक पे ए करते हो? यार हद हो गई, कमाल है। मैंने कहा वो फेसबुक जैसी वेबसाइट है थी, सॉरी। और ऑरकुट किसका था मालूम? गूगल का। ऑरकुट किसका था? गूगल का था। और पता है क्या हुआ? दैट ऑरकुट गूगल का था, और गूगल ने लॉन्च किया था ये कॉन्सेप्ट पहले, जो फेसबुक ने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। लेकिन पीछे से फेसबुक आ गए, फेसबुक ने खत्म कर दिया किसको? ऑरकुट को। और फिर गूगल को गुस्सा आया एंड गूगल केम विद द यूट्यूब। तो दैट इज, और अब आप देखो, और यूट्यूब ने तो तबाही मचा दी।
और अब फेसबुक भी यूट्यूब के मॉडल पर आ गया। अब क्या फेसबुक पे भी वो रील्स एंड वो वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। यस, एनीवेज, तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है 20,000 रुपये घंटा लगता था, सॉरी 20,000 नहीं 20 रुपये घंटा लगता था। अच्छा, 20 रुपये घंटा किस चीज़ का? नेट सर्फिंग का। तो वहाँ पे आप बैठकर नेट सर्फिंग करते थे, और अगर कोई आपको मतलब ऑनलाइन फाइलिंग करनी है वो कर सकते थे। तो दैट इज़ कहाँ पे होता था ये, और लोगों को नेट वगैरह चलाना आता नहीं था क्योंकि सब कुछ नया था। अच्छा, ये ड्रामा कब आया एमसीए वेबसाइट का? एमसीए का ड्रामा कब आया था? 2006 में। आफ्टर 2005 बताया तो था लास्ट क्लास में। तो क्या लोगों को ई फाइलिंग करनी आती थी? लोगों को ई फाइलिंग का, उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आते थे। सच बता रहा हूँ आपको, लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आते थे। एंड इन दैट वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। तो वहाँ पर एमसीए ने कौन सा बनाया कि सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बस आवाज़ नहीं। और जितने भी मार्केट में सीए, सीएस और सीएमए थे, उनको ऑथराइज किया आप अपने ऑफिस को क्या बना दो, एक कैफ़े बना दो, सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनी जो ई फाइलिंग करना जिसको नहीं आता, तो वो लोग आपके ऑफिस में आएंगे और ई फाइलिंग करके चले जाएंगे। तो दैट इज अ सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। अच्छा, प्रोफेशनल को क्या फायदा था? वो चार्ज करते फाइलिंग करने के लिए, लेकिन आज की डेट में ये सब खत्म हो गया। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में तो घर घर में कंप्यूटर है, सबको ई फाइलिंग इज वेरी कॉमन फिनोमिना। तो आज की डेट में तो इंडिया डिजिटाइज हो गया है, तो ऐसा आज की डेट में सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर कहीं देखने को नहीं मिलता। मैंने बताने के लिए बता दिया, नॉट फॉर द एग्जाम, ये अब इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, अब ये देखने को नहीं मिलेगा। तो होता था पहले सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर, अब कुछ भी नहीं है। और अगेन दिस बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज पॉइंट 12। पॉइंट 13, हमने तो वो दौर भी देखा है जब गूगल नहीं था, जब कोई इंटरनेट सर्फिंग नहीं होती थी, कुछ कंटेंट था ही नहीं कहीं पे, मतलब ऐसा भी था। और मैंने तो वो भी टाइम देखा है जब ये केबल टीवी भी नहीं होते थे। यस, क्या आप बहुत पुराने हो? मतलब ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं, मैं मतलब इतना पुराना भी नहीं हूँ, बस मैंने भी सुना है, मतलब देखा। चलो एनवे, एक चैनल आता था दूरदर्शन, और फिर दूरदर्शन के ऊपर वो सारे कार्यक्रम आते थे। और मैं आपको बताऊं कि और कार्यक्रम क्या आते थे, संडे को आते थे सुबह सुबह, वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी रंगोली। आपने तो सुना भी नहीं होंगे। और रंगोली में कुछ नहीं करते थे, रंगोली में वो है ना 4-5 गाने सुना के प्रोग्राम खत्म हो जाता था। और फिर एक शाम को 7 बजे आता था शनिवार को चित्रहार, उसके अंदर भी 5-6 गाने सुना के बंद कर देते थे। हाँ, और संडे को फिर शक्तिमान भी आता था, और जितने बच्चे होते थे गंगाधरी शक्तिमान है, तो उसमें पता चला गंगाधरी शक्तिमान था। चलो, और एक प्रोग्राम आता था संडे को, मुझे आज भी याद है, मैंने भी देखा हुआ है। और पूरी मतलब जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पे तो वो फेवरेट प्रोग्राम था चंद्रकांता। तो है ना, वो 9 से 10 आता था, 1 घंटे तक वो आता था। कर्फ्यू लग जाता था एरिया में, भाई सब कोई, वो सारी दुनिया वही देख रही होती थी 9 बजे। चंद्रकांता, कांता नहीं बेटा, चंद्रकांता। अच्छा, तूने देखा? ये भी पुराना, अच्छा ये मेरे जमाने का है। फिर तो तेरे को वो गाना भी आता होगा, चंद्रकांता कहानी, तो सुनाएगा? अच्छा, सुनाएगा नहीं तो। हाँ, ये तो मेरे से भी एंशिएंट है। बस आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। तो अब ये सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर अब होते नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लिखिएगा, रोल चेक। रोल चेक 1 2 3 1 2 3 रोल चेक। देखो भाई, रोल चेक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आवाज नहीं प्रिय मित्रों, आवाज नहीं। देखिए, रोल चेक बता रहा हूं, इसके ऊपर एक 5 मिनट की स्टोरी है, सुना दूं? रोल चेक के ऊपर बता दूं? लिखो, क्या हुआ, मैं अनूप जैन, मैं सीएस बन गया। यानी अगेन ये भी बड़ी पुरानी बात है। अच्छा, जब मैं सीएस बना ना, तो मैं कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया, तो कंपनी ने मुझे रख लिया कि करो जॉब। अब जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तो आपको है ना डीएससी लेना पड़ता है। अब डीएससी आपको पता ही है क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
तो डीएससी लेना पड़ता है। और कंपनी सेक्रेटरी, याद है मैंने बताया था डीएससी किसको लेना पड़ता है? प्रोफेशनल्स को। अब प्रोफेशनल क्या करते हैं? डीएससी लगाते हैं। किसके ऊपर? फॉर्म्स के ऊपर। और हर प्रोफेशनल का एक सपना होता है कि वो कभी सीएस बनेगा, और आपका भी सपना होना चाहिए कि आपको डीएससी मिलेंगे और आप जिंदगी में अपना पहला डीएससी लगाओगे। डोंट यू थिंक वो एक मतलब एक यादगार दिन होगा यार? मतलब जब आप सीएस बनोगे और जिंदगी में पहला डीएससी किसी फॉर्म पे लगाओगे तो मुझे लगता है एक हिस्टोरिक डे होगा आप लोगों के लिए। तुम्हारा पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत था। तो मैंने डीएससी बना लिया और डीएससी मेरे हाथ में आ गया। हाँ बेटा था, मैंने बताया ना मैं इतना पुराना नहीं हूँ। हाँ, तो डीएससी मेरे हाथ में था। अच्छा, जब डीएससी मेरे हाथ में आ गया, मैंने डीएससी बनवा लिया। अब अगले दिन दैट इज वो हिस्टोरिक डे आने वाला है जिस दिन मैं क्या लगाने वाला हूँ? अब डीएससी। अच्छा, मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है? उस टाइम फेसबुक भी था, और मेरे दिमाग में अब ये है कि मैं कल जाऊँगा, डीएससी लगाऊंगा, और डीएससी लगाने के बाद सबसे पहले क्या काम करूंगा? फेसबुक पे स्टेटस डालूंगा, क्या? डिड माई फर्स्ट डीएससी। और फिर नीचे कमेंट्स आएंगे और फिर मैं थैंक यू लिखूंगा। तो दैट वाज माई, मतलब ऐसा सोचता था मैं उस टाइम पे। तो अब ऐसा चल रहा है। अब है ना डीएससी मेरे हाथ में है और कल मुझे ऑफिस जाना है। अब है ना रुका नहीं जा रहा है। वैसे इतनी एक्साइटमेंट ऑफिस जाने के लिए कभी नहीं हुई, लेकिन कल ऑफिस जाने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। क्यों? डीएससी लगाना है और फेसबुक पे स्टेटस भी अपडेट करना है। अब क्या हो रहा है कि वैसे तो मैं ऑफिस हमेशा 10:30 पहुंचता था, लेकिन अगले दिन मैं ऑफिस 9:30 पहुंच गया। एक्साइटमेंट में आदमी जल्दी पहुंचता है। अब मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ और मैं सबसे पहले जाके मैंने कंप्यूटर खोला और डीएससी मेरे हाथ में है, और मैंने डीएससी अपने डेस्कटॉप पे लगाया और मैंने फॉर्म के ऊपर डीएससी लगाया, लेकिन वो डीएससी नहीं लगा। डीएससी नहीं लगा। और मैं अब वहाँ पे आधे घंटे तक मैंने ट्राई किया, लेकिन डीएससी नहीं लगा। मैं बहुत दुखी हो गया। अच्छा, दुखी किस लिए? क्योंकि स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है फेसबुक पे, तो डीएससी नहीं लग रहा भाई। अब वो डीएससी नहीं लग रहा है। अब सुनिए ध्यान से। अब क्या हुआ? 10 बजे मेरे बॉस आ गए। तो मैंने बोला सर डीएससी नहीं लग रहा, क्या करूं? नया डीएससी है, बिल्कुल ताज़ा लग ही नहीं रहा है। तो मेरे बॉस ने बोला कोई बात नहीं, कई बार सिस्टम हैंग होते हैं, तो मेरे सिस्टम पे आकर डीएससी लगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके सिस्टम पे गया और उनके सिस्टम के ऊपर मैंने सारा फॉर्म दोबारा भरा। फिर मैंने डीएससी लगाया, इंसर्ट किया डीएससी अब की बार नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या ड्रामा हो गया? तो डीएससी कहीं लग ही नहीं रहा। अब 11-12 बज गए हैं, हम लोग बड़े दुखी हैं। अच्छा, हम में बस मैं ही दुखी हूँ, बाकी तो किसी का क्या बिगड़ रहा है? और मैं भी क्यों दुखी हूँ? स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है ना। अब है ना, मैंने अपने दोस्तों से पूछा। अच्छा, पता है एक चीज़ और फैक्ट है, जैसे आप होते हो ना वैसे आपके दोस्त होते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे से डीएससी नहीं लग रहा, तो मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ यार डीएससी नहीं लग रहा। कह रहा मेरा भी नहीं लग रहा भाई, तेरा क्या नहीं लग रहा? मैंने पता नहीं, मैंने कहा ऐसा ही हो रहा होगा। तो फिर मेरे को मेरे किसी दोस्त ने एडवाइस करी, तेरे ना डेस्कटॉप में सिस्टम में वायरस आ गया होगा, विंडो फॉर्मेट करा ले। तो मैंने फटाफट विंडो वाले को बुलाया, क्योंकि भाई डीएससी तो आज ही लगाना है। तो मैंने विंडो फॉर्मेट करवा ली और विंडो वाले ने वो 2-3 घंटे लगाए, विंडो फॉर्मेट करी, बिल्कुल चकाचक नया डेस्कटॉप, और मैं खुश हो गया। मैंने कहा अब लगेगा क्या डीएससी? फिर मैंने नई चकाचक लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो भी था उसमें वो नई विंडो में नया फॉर्म के अंदर सब कुछ नया ताज़ा भर के बहुत खुशी हो रही है। अब तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। और फिर मैंने डीएससी लगाया और अब की बार डीएससी नहीं लगा। इतना गुस्सा आ रहा है और मनी मन मैं डीएससी वालों को गालियां निकाल रहा हूँ। मैंने कहा बताओ यार। फिर मैं डीएससी वालों को फोन कर, मैं कहा डीएससी खराब है, तेरा लग ही नहीं रहा, सारे देश के डेस्कटॉप में लगा लिया, हो क्या रहा है ये? उन्होंने बोला हमने तो चेक कर लिया, डीएससी बिल्कुल सही है। अच्छा, कैन यू इमेजिन इरिटेशन लेवल कितना होगा? मतलब आपकी जो दिल की हसरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, और आप सुबह से, अच्छा शाम के 6 बज गए, डीएससी नहीं लगा, और मैं वो डीएससी उठा के पॉकेट में डाल के अपने घर मायूस होकर लौट आया। घर पे मम्मी इंतजार कर रही थी। मम्मी ने बोला बेटा उदास क्यों है? मैंने बोला मम्मी डीएससी नहीं लग रहे, क्या करें? मम्मी कह रही डीएससी क्या होता है? मैंने बोला होता है कुछ। डीएससी नहीं लगा, पूरी रात नींद नहीं आई। अच्छा, दिमाग में क्या चलता रहा, ये डीएससी क्यों नहीं लग रहा है? और अगले दिन मैं 10:30 बजे ही पहुंचा क्योंकि डीएससी लगे नहीं रहा। तो अगले दिन क्या हुआ दैट अब वो कार्रवाई तो चली रही थी बीच में कि कैसे लगेगा डीएससी। तो किसी इंटेलिजेंट बंदे ने बोला, क्योंकि कोई ना कोई आपके ग्रुप में इंटेलिजेंट तो होता ही है, तो किसी ने बोला कि डीएससी ऐसे नहीं लगेगा,
तो मैंने बोला कैसे लगेगा भाई बता, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला तेरा जो डीएससी बना है, क्या बोला मेरे दोस्त ने बताया, प्रिय मित्र परम मित्र ने बताया, क्या डीएससी कैसे लगेगा। सुन लो तरीका सुन लो, तुम्हारे भी डीएससी नहीं लगेंगे, तुम भी उदास हो जाओगे, मम्मी पूछेगी क्या हो रहा है ये काम आएगा लिखो। तो तुम अपना डीएससी ऐसे नहीं लगेगा, तुम्हें अपने डीएससी को जाकर एमसीए की वेबसाइट पे पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो जो ये तुम्हें डीएससी मिल गया है, पहले इस डीएससी को जाके कहाँ रजिस्टर कराओ, एमसीए की वेबसाइट पे जाके, और एमसीए की वेबसाइट पे वो डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी, तुम्हारा नाम आता पता जो भी है, और उसके बाद वो डीएससी वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद आपका डीएससी लगेगा। और इस एमसीए की वेबसाइट पे डीएससी को मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड कराना ही कहलाया जाता है रोल चेक। ना वो कुछ नहीं बताता, वो तो बस एक सॉफ्टवेयर है रिगार्डिंग दिस। और अब ये रोल चेक समझ में आया। और फिर मैंने क्या किया, रोल चेक किया, डीएससी को रजिस्टर कराया, फॉर्म निकाला, भरा, और अब की बार डीएससी फाइनली लग गया। अबे भाई अब कब लगाएगा, कह रहा नहीं लगा, कम ऑन यार, अब फाइनली डीएससी लग गया। और मैंने बोला yippee, डीएससी लग गया। और मैंने क्या किया मालूम, फिर मैंने स्टेटस डाला, आई डिड फर्स्ट डीएससी ऑफ माई लाइफ। और फिर नीचे अबे ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट, सबको अपनी तरह समझ रहा है, कह रहा स्टेटस अपडेट होने का किसने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया बताओ। तो फिर वो नीचे वो कमेंट्स की लाइन लग गई, और बस मैं और पूरी रात लाइक कमेंट हम लोग करते रहे, और मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द रोल चेक। अच्छा, अगर आपके साथ कभी ऐसा होगा तो आपके साथ ये नहीं गुजरेगा जो मेरे साथ गुजरा, क्योंकि जो मेरे साथ गुजर चुका है वो हम आपके साथ गुजरने नहीं देंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? यस, रोल चेक की कहानी यही थी। ठीक है हर्ष? यस, हर्ष कह रहा है मुझे तो पहले ही पता था रोल चेक करेंगे। हाँ ना, मैं बोलूँगा एमसीए को कि ये बताया करे। ठीक है, ये कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई? 13। लिखो बेटा 14। रोल चेक भी बता दिया, रीसबमिशन, एसआरएन, सीएफसी, रिफंड फॉर्म। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं आपके साथ होता क्यों नहीं है, ये सारे कार्यक्रम मेरे साथ ही क्यों होते हैं। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो? अच्छा, क्या कभी तुमने ऑनलाइन पेमेंट करी किसी को? पक्की बात है, आती है ऑनलाइन पेमेंट करनी? अच्छा, कभी ऐसा होता कि आपने पेमेंट करनी है 600 रुपये, हो गई, कट गई 1600, ऐसा होता है कभी वैसे? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि पेमेंट आपने देनी है कम और पेमेंट ज़्यादा डेबिट हो गई? अच्छा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा होता है कि पेमेंट कम हो रही है। अच्छा, क्या कई बार ऐसा हो सकता है, चलो छोड़ो मैं क्यों तुम्हारे साथ, कई बार ऐसा हो सकता है आरओसी को फाइलिंग फी भरनी है 500 रुपये, गलती से तुमने 1500 फाइल कर दी, या 500 रुपये देनी है, तुमने गलती से 5000 पे कर दी। ये तो हो सकता है 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया। मान लो तुम फीस दे रहे हो मेरे को, मान लो 5000, और तुमने गलती से 1 जीरो फालतू लगा दी, जल्दी में देता हूँ, और तुमने पैसे दे दिए मेरे को 5 लाख, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गई ना। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। बच्चे कह रहे हैं ऐसे नहीं, मान लो ना यार, मानने में क्या है। अब आप मुझे बताओ, तुमने देने थे 5000, मान लो आ गए 50000, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 45। तो क्या मैं तुम्हें वो 45,000 वापस करूंगा या नहीं करूंगा? करोगे? अच्छा, करूंगा मैं। क्यों? अच्छा, कह रहे करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा? अच्छा, मैं अच्छा, और अगर मैं ना करूं तो? हाँ, आप हमारे खिलाफ केस कर रहे हो भाई, हालात तो देख पहले तू। तो केस में जिंदगी गुजर जाएगी। कह रहा केस फाइल करेगा। सुनो, पहले बॉर्नविटा पी, हॉर्लिक्स पी, बॉडी बना, फिर केस के बारे में सोचियो। केस इज अ वेरी हैवी वर्ड। अच्छा, रिफंड फॉर्म तो लिखिएगा, कुछ भी नहीं है। अगर कभी आप एक्स्ट्रा फी पे कर दो, लिखो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा फी या रॉन्ग फी पे कर दो किसको? एमसीए की वेबसाइट पे, तो आप अपनी फी वापस मांग सकते हो।
उसके लिए एक फॉर्म है रिफंड फॉर्म, वो आप एमसीए की वेबसाइट पे फाइल करके जो भी तुमने एक्सेस मनी पे की है उसको आप क्लेम कर सकते हो। दैट इज एक्सेस जो भी, दैट इज यस, लेकिन वो पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो दैट इज ये आप क्या कर सकते हो बोलो, एक्सेस क्लेम, जो भी पैसा दिया आपने वो एक्सेस जो पेमेंट कर दी है उसको आप क्लेम कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, जो रिफंड फॉर्म है ना, इसके लिए कोई फ़ी भी नहीं है, मतलब कोई फाइलिंग फ़ी नहीं है। पता चला तुमने 300 रुपये लेने हैं और फाइलिंग रिफंड फॉर्म के 500 रुपये फाइलिंग फ़ी है ना, फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो ये फ्री फॉर्म है, आप रिफंड। अच्छा बताओ, तुमने कोई एक्सेस पेमेंट नहीं करी, क्या तुम फिर भी एमसीए की वेबसाइट पे रिफंड फॉर्म फाइल करके बोल सकते हो दे दो ना, कुछ तो हो तो दे दो प्लीज़? नो, ये तभी फाइल करना है। अच्छा, क्या आपको इसमें बताना पड़ेगा कि भाई कौन से फॉर्म में एक्सेस पे किया था? यस, उसका SRN नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही आप पैसे थोड़ा ना मांग लोगे। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 14, दैट इज रिफंड फॉर्म। नेक्स्ट लिखिएगा, द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट बॉक्स। नो, एक फॉर्म फाइल तो फाइल, इस पे तो एक केस हुआ मेरे साथ, तो खैर मैं अभी नहीं बता रहा, मैं मतलब बताऊंगा कि भाई फॉर्म फाइल हो गया और क्या उसे आप बताऊंगा, इसके बारे में भी एक चैप्टर कराऊंगा, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। हाँ सब हो रखा है तभी तो, हाँ कह रहा है ऐसे 50 साल थोड़ी ना हुए। अच्छा बेटे, मजे ले रहा है बेटे। किससे पंगे ले रहा है ये? चलो एनीवेज, देखो अब जरा। अच्छा, जो ये फॉर्म है, दिस फॉर्म, क्या इस फॉर्म के अंदर बड़ी सारी फील्ड है? यस, तो लिखिएगा जो ये वाली फील्ड है, ऐसे है ना, बड़े सारे फॉर्म में ऐसे बड़े बड़े डब्बे दे रखे होते हैं, इसके अंदर आप अपनी डिटेल डालते हो, जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो, इन डब्बों को बोला जाता है टेक्स्ट फॉर्म। कि इसके अंदर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इन डब्बों में आप डाल सकते हो, इन्हीं डब्बों को टेक्स्ट फॉर्म बोला जाता है। तो दैट इज वन मोर टर्मिनोलॉजी जो देखने को मिलती है। लिखिएगा, एक होता है STP। STP का मतलब होता है स्ट्रेट, थोरो, लिखिएगा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, इसको बोला जाता है STP मोड। व्हाट इट इज कॉल्ड? इसको बेटा STP मोड बोला जाता है, इसको लिख लो प्लीज। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको समझने वाली चीज है ये एक टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग, इट इज अ टेक्नोलॉजी। लिख लो इसको, ये कुछ भी नहीं है, ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है। लिखो, इट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी। क्या होता है बेसिकली, जब कोई कंपनी ROC को MC की वेबसाइट पे फॉर्म फाइल करती है, क्या करती है? फॉर्म फाइल करती है। किसको फाइल करती है? तो ROC क्या करता है, उस फॉर्म को चेक करता है, उस फॉर्म को चेक करता है। मतलब आपने MC की वेबसाइट पे ROC को एक फॉर्म फाइल कर दिया, तो MC क्या करता है, उस फॉर्म को क्या करता है बोलो, चेक करता है। MC बेसिकली उस फॉर्म को क्या करता है बोलो, चेक करता है, और देखता है कि आपने जो फॉर्म फाइल किया है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, और अगर वो फॉर्म डिफेक्टिव है तो आपको रीसबमिशन के लिए डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रीसबमिशन के लिए डाल देते हैं। तो दैट इज द पॉइंट ओनली। ठीक है, अभी बताया था ना, डिफेक्टिव फॉर्म, रीसबमिशन सब बताया। नाउ अब सुनिएगा, लेकिन MC ने क्या किया, कुछ फॉर्म को, सर्टेन ई फॉर्म्स को STP कैटेगरी में डाल दिया, STP कैटेगरी में डाल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP कैटेगरी? मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, मान लो एक फॉर्म है MGT14, मान लो अगर MGT14 STP कैटेगरी में नहीं है तो उसके साथ क्या होगा ये बताओ। अगर एक फॉर्म MCA STP कैटेगरी में नहीं है तो क्या होगा? तो वो फॉर्म लिखो इस, और कुछ कैटेगरी होते हैं नॉन STP कैटेगरी,
तो अगर कोई ई फॉर्म एसटीपी कैटेगरी में नहीं है, यानी वो नॉन एसटीपी कैटेगरी में है, तो वो फॉर्म फाइल करोगे और वो किसके पास जाएगा? आरओसी उसे क्या करेगा? चेक करेगा। आरओसी के एम्प्लॉय उसे चेक करेंगे, और बेटा आरओसी के एम्प्लॉय उसे चेक करने के बाद अगर उसमें डिफेक्टिव हुआ, अगर वो डिफेक्ट हुआ तो क्या डाल देंगे? रीसबमिशन, इसको लिख लेना। लेकिन अगर डिफेक्ट नहीं हुआ तो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, फॉर्म गेट अप्रूव्ड। फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो? अप्रूव। इतनी बात समझ में आई? फॉर्म एक्चुअली गेट अप्रूव्ड। गॉट इट? नाउ अब ये फॉर्म अप्रूव हो गया, नाउ फॉर्म इज गेटिंग अप्रूव्ड नाउ। लेकिन अगर कोई फॉर्म एसटीपी मोड में है ना, और मान लो कोई फॉर्म एसटीपी मोड में है और एमजेटी 14 एसटीपी मोड में है, तो लिखिए यहाँ पे आरओसी ऐसे फॉर्म को चेक करता ही नहीं है और वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ऐसा फॉर्म जब आप एमसी को आरओसी को फाइल करते हो और आरओसी उसे बिना चेक करे अप्रूव कर देता है, उसे बोला जाता है एसटीपी मोड। यानी आज की डेट में जो एमसी की वेबसाइट है उस पर दो तरीके से फॉर्म फाइल होते हैं, एसटीपी मोड में और नॉन एसटीपी मोड में। तो कुछ फॉर्म कौन से मोड में जाते हैं? एसटीपी मोड में। और कुछ फॉर्म कौन से मोड में जाते हैं? नॉन एसटीपी मोड वाले फॉर्म चेक होते हैं और एसटीपी मोड वाले फॉर्म चेक नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? अप्रूव। इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया जाता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। इज इट ओके? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपको ये पूछना चाहिए कि सर एक बात बताओ, अगर एमसीए या आरओसी चेक ही नहीं करेगा और उस फॉर्म में मिस्टेक हुई तो? यही सवाल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो लिखिए इसका आंसर मैं देता हूं। ये अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसमें गलतियां ना हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसमें गलती ना हो। अगर उसमें गलती पाई गई तो सर अब ध्यान से सुन लेना, ये एसटीपी मोड के अंदर अब जो भी फॉर्म जाएंगे, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर गलती ना हो। अगर गलती हुई तो एमसी को कोई नुकसान नहीं है, सारा नुकसान कंपनी को है। देखो कैसे? अगर कभी वो जो तुमने गलत फॉर्म फाइल किया, अगर वो रीओपन हो गया, जो तुमने फाइल किया था और वो क्या हो गया? रीओपन हो गया, तो मैं आपको बता दूं, और मान लो आपने फॉर्म फाइल किया था 2023 में और वो फॉर्म गलत फाइल हो गया और तुमने गलत इंफॉर्मेशन लिखी और वो फॉर्म रीओपन हो गया 2030 में, यानी 7 साल के बाद फॉर्म रीओपन हुआ। समझ आ रही है बात? 7 साल के बाद फॉर्म रीओपन हुआ सर, 7 साल के बाद, और यह पता चल गया कि फॉर्म में गड़बड़ थी, तो यह मान लिया जाएगा कि तुम्हारा फॉर्म कभी फाइल ही नहीं हुआ था। क्या मान लिया जाएगा? कि तुम्हारा कभी फॉर्म फाइल हुआ ही नहीं था। अच्छा, फॉर्म कब फाइल किया? और 2030 में ओपन हो गया और क्या पता चला? स्क्रूटनी हो गई और पता चला क्या? आपका फॉर्म गड़बड़ है और वो एसटीपी मोड में था, यानी हमने तो चेक किया नहीं, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो सर ये क्या मान लिया जाएगा? आपका फॉर्म कभी फाइल हुआ ही नहीं। अच्छा, आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कितने साल गुजर चुके हैं? 7 साल। और लॉ में लिखा था कि अगर तुमने ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर, और अगर आपने लेट फाइल किया तो आपके ऊपर 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी। कितने? 100 रुपए। आप समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कितने रुपए की? 100 रुपए पर डे की। अब आप मुझे बताओ, 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी और आज 2030 में एमसी क्या मान लेगा? कि तुमने तो कोई फॉर्म फाइल किया ही नहीं, तो क्या तुम्हें 2030 में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लेकिन कोई बताएगा मुझे, वो 2030 में फॉर्म फाइल तो होगा लेकिन डिलेड फाइलिंग 7 साल माना जाएगा, और 7 साल से तुमने फॉर्म फाइल किया नहीं। अच्छा, डेली की पेनल्टी कितनी आ रही है? अच्छा, एक साल में कितने दिन है? 365। और डेली की पेनल्टी कितनी है? 100। और एक, और आप मुझे बताओ जल्दी से, और कितने साल हैं? 7। एक बार कैलकुलेट करके बताना कितनी पेनल्टी? 2,55,500। तो ये फॉर्म आपका 2030 में फाइल होगा बस इतनी पेनल्टी के साथ, डिलेड फाइलिंग फी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है ना, भूल से भी भूल कर मत देना।
भूल से भी भूल होनी नहीं चाहिए और ये फॉर्म गलत होना ही नहीं चाहिए। एसटीपी मोड इज वेरी डेंजरस। अब आप बोलोगे सर गलती हो भी सकती है। अब सुन लो, जो ये फॉर्म बना रहा है, कौन बना रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। क्या वो प्रोफेशनल है? अच्छा, याद है हर फॉर्म को 2 लोग साइन करते थे, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, एक पीसीएस, याद है? तो क्या पीसीएस ने भी चेक किया होगा? 2 प्रोफेशनल लगकर फॉर्म को चेक कर रहे हैं और फिर भी गलती है, ये तो महापाप है। तो मैं तो कह रहा हूं पेनल्टी डबल होनी चाहिए। आर गेटिंग? तो इसमें कोई गुंजाइश थोड़ी ना यार। एक प्रोफेशनल का मतलब ही क्या होता है? नो फॉल्ट नो डिफॉल्ट। तो इसमें गलत क्या, आप मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, कोई एसटीपी मोड में गलत करने की कोशिश करेगा क्या? करके देख लो एक बार, पता चलेगा। हाँ, अब कई जगह अलाउड है, कई जगह अलाउड नहीं है। कई केसेस में अलाउड है, कई केसेस में अलाउड नहीं है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी थी आरओसी को, एओसी 4 फाइल कर दिया था किसको, और उसमें गड़बड़ हो गई थी। अब हम आरओसी के पास गए और हमने बोला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ फाइल हो, अगले दिन ही चले गए, इसको हमें दोबारा फाइल करने दो। लॉ में लिखा हुआ है, प्रोविजन है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चेंज करना चाहते हो यू नीड एनसीएलटी अप्रूवल। पता है आरओसी ने क्या बोला? आप फाइल कर सकते हो, पहले एनसीएलटी की अप्रूवल ले आओ। एनसीएलटी की अप्रूवल ले आओ। कैन यू इमेजिन? जरा सी मिस्टेक की वजह से अब एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो एनसीएलटी की अप्रूवल लेने के लिए और उसके अंदर लाखों रुपए लगेंगे। फॉर्म फाइल करना, अपॉइंट करने प्रोफेशनल्स, और टाइम कंज्यूमिंग कितना। फिर हमने क्या डिसाइड किया? मैंने कहा रहने दे, कभी स्क्रूटनी आएगा तो देखेंगे। तो वो गलत ही फाइल हो गया। आप समझो, कई जगह अलाउड हो जाता है, कहीं नहीं। तो यू नो दैट प्रोफेशनल हो तो आपको सोच समझ के काम करना है, नहीं तो फिर वो फंसी जाओगे। फिर गड़बड़ हो गई तो हो गई। किस चीज़ की? कुछ भी, 8 साल, 8 साल है। हाँ जी। नो, हाँ, एसटीपी कुछ लिखा नहीं होता, बस एमसीए कैटेगराइज कर देता है, ये वाला एसटीपी मोड है, ये नॉन एसटीपी मोड है। आपको नहीं पता चलता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरनल टेक्नोलॉजी अपने आप होता रहता है। तो एमसीए बोल देता है ये वाले एसटीपी मोड होंगे, तो वो वाला मोड एसटीपी मोड में जाएगा बेसिकली। तो ऐसा होता है बेसिकली। लिखो, कितने पॉइंट हो गए? 16। लिखो, एक पॉइंट और लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन एमसीए वेबसाइट? What are the facility available on the MCA वेबसाइट? MCA वेबसाइट के ऊपर क्या क्या फैसिलिटी है, लिख लो। क्या मास्टर डेटा सर्च कर सकते हो? मुझे बताओ, अभी क्या मैंने मास्टर डेटा आपको निकाल के नहीं दिखाया? दैट इज अ मास्टर डेटा गिवन ओवर दिया, आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद अगर मास्टर डेटा के साथ क्या वो डायरेक्टर की डिटेल भी दिख जाती है? तो लिखिएगा। तो मास्टर डेटा देख सकते हो, डायरेक्टर की डिटेल देख सकते हो, डायरेक्टर डिटेल्स। और अगर आप देखना चाहो एक बार देख भी लेते हैं, और वो मिला नहीं था हमको। एक सेकंड। हाँ, लो भाई, एमसीए की वेबसाइट ही बंद हो गई। अब ये मास्टर डेटा है, और ये मास्टर डेटा में हम क्या चेक करेंगे? एक बार व्यू कंपनी मास्टर डेटा, और उस किसका चेक करें? एक बार रिलायंस के अंदर देखते हैं मास्टर डेटा, और उसके डायरेक्टर देखते हैं कौन कौन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यही है ना? देखो एल लिखा है ना, एल बोले तो लिस्टेड कंपनी। सही है? क्रामैन, ये कौन सा मैन है? क्रोमैन, सही है ना? तो दैट इज गिवन ओवर दियर। और इसकी ऑथराइज कैपिटल देख लो एक बार कितनी है। और ये कौन है? अच्छा, ये चार्जेस है। चार्जेस का भी चैप्टर कराऊंगा तो ये दिखाऊंगा आपको। चार्ज ये होता है जब आप कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो तो वो चार्ज होता है। ये जब आएगा तब बताऊंगा। और देखो यहाँ पे लिखा ना क्लोज्ड, मतलब कंपनी ने ये सारे लोन रीपे कर दिए हैं, और डेट
चार्ज का चैप्टर आने दो तब समझ में आएगा ये, और दुनिया भर के ओ तेरे की हो भाई गिरमी पड़ी है कंपनी नाउ। और ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एक बार देखना कौन कौन है इसमें। निखिल रसिकलाल, हीतल रसिकलाल, मुकेश धीरूभाई अंबानी, ये कौन है, श्रीकांत, मधुसूदना और सावित्री पारेख। एंड सावित्री पारेख इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ये दिखा नहीं रहा इसमें सावित्री पारेख है, नहीं कंपनी सेक्रेटरी शो होना चाहिए। वेट, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। ये दोनों काम भाग गए, बाथरूम में है। अबे एक बार, ये क्या है, डिलेड, DOG है, DOGELED, RIGENED। अबे क्या करा रहे हो डफरो, WA123ED, ये बंदी कर देगा हमें। भाई अब ये खतरा हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ गलत लिख रहे हैं हम? अच्छा नीचे आ गया है। now see this is the डायरेक्टर डिटेल्स। मैं यहाँ पे बता रहा था ना आपको कि डायरेक्टर की डिटेल भी आ जाती है, तो मास्टर डेटा देख सकते हो, डायरेक्टर की डिटेल देख सकते हो। एंड कौन कौन है, ये क्या है, होल टाइम डायरेक्टर, ये भी कौन है, होल टाइम डायरेक्टर, ये कौन है, मुकेश धीरूभाई अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और फिर ये कौन है, श्रीकांत, ये कंपनी के CFO हैं, ये कंपनी के कौन है, CFO। और कोई पूछ रहा था ये पैन नंबर से कैसे है, याद रखिएगा डायरेक्टर बनने के लिए डिन चाहिए, और CFO या फिर CEO या फिर कंपनी सेक्रेटरी, उसको बनने के लिए आपको डिन नहीं चाहिए, उसका तो पैन कार्ड से ही काम चल जाता है, तो दैट इज़ गिवन ओवर दियर। और ये सावित्री पारेख, शी इज द कंपनी सेक्रेटरी, और अभी ये ताज़ा अपॉइंट हुई है। कब अपॉइंट हुई है, 29 मार्च। और पहले कौन थे, सेतु रमन, पहले सेतु रमन थे। सावित्री पारेख एज अ कंपनी सेक्रेटरी। और हाँ जी, डेट ऑफ DSC की इस दिन आपका जो ये डेट ऑफ DSC है, याद है बताया था 2 साल का वो होता है टेन्योर DSC का, तो वो एक्सपायरी बता रहा है कि आपने लिया होगा तो ये आपके DSC इसी दिन एक्सपायर होने वाले। अच्छा अब देखो ये MCA की वेबसाइट को कैसे पता चल रहा है कि आपका DSC कब एक्सपायर होगा, क्योंकि तुमने पहले उस पर रोल चेक करवाया होगा, यार क्या था, तभी तो ये डिटेल आ रही है, नहीं तो ये कैसे डिटेल आती। तो दैट इज़ द रीज़न। और एक बार देखना कितने कंपनी के, कोई बताएगा टोटल डायरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और टोटल हो कितने सकते हैं, 15, और 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बाय पासिंग SR। लेकिन अभी यहाँ पे कितने हैं, और अजीब बात है इसमें इनकी बीवी नहीं है, है नीता है, नीता मुकेश अंबानी इज़ अ वुमेन डायरेक्टर, तो इनको क्यों रखा हुआ है। और हर एवरी लिस्टेड कंपनी नीड 1 वुमेन डायरेक्टर, तो वो वुमेन डायरेक्टर यहाँ पे हैं। और इनके बेटे कहाँ हैं, बेटे नहीं आ रहे, बेटे कहीं और इन्वॉल्व होंगे। यस बेटे शादी में इन्वॉल्व है, यस उनकी शादियाँ हो रही हैं, तो यस इनकी शादी भी गजब होती हैं। एनीवेज अच्छा तो लिख लीजिएगा। तीसरा, सर्च कंपनी नेम, और क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, सर्च कंपनी नेम, सर्च LLP नेम। तो ये सारी फैसिलिटी MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर आप देखेंगे। और अच्छा ये क्या लिखा है, चेक LLP नेम, और चेक कंपनी नेम कहाँ है भाई इसमें, ये लिखा है चेक कंपनी नेम, तो इसके क्लिक कर दो। अच्छा ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिए। ये अगर आप कोई कंपनी रखना चाहते हो, अच्छा मेरा मन किया कि मैं नाम रखता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो क्या नाम रखने से पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप सुन लीजिएगा। आप पहले सर्च कर लेना यहाँ पे, मैं ये नाम रखना चाहता हूँ रिलायंस। अब जिसने मेमोरेंडम का चैप्टर किया हुआ है वो सुनिएगा, उनको ज़्यादा समझ में आएगा ये।
अब मैं अगर नाम रखना चाहता हूँ तो मैंने सोचा भाई नाम रखूँगा रिलायंस, मेरे को नहीं पता किसका नाम है, तो आप क्या करो, नाम रखने से पहले सर्च कर लो, और यहाँ पे आप क्या करो, सर्च कर लेंगे, और सर्च के बाद आपको दिखेगा कि रिलायंस के नाम से ऑलरेडी इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आप रिलायंस नाम मत रखो, यानी रिलायंस नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है। तो आगे, और ये सिर्फ इतना नहीं है, आगे वो नेक्स्ट भी करके बहुत सारी कंपनी रिलायंस के नाम से रजिस्टर्ड होंगी। तो दैट इज़ गिवन ओवर दियर, तो आप ये वाला नाम ना रखें। अच्छा एक काम और करते हैं, अच्छा लिखा है 200 रिजल्ट्स हैं, यानी 200 कंपनी रिलायंस के नाम से बनी हुई है, यानी ये नाम आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप ये मत पूछना कि ये 200 को कैसे मिला हुआ है, क्या मैं बोलूँ रिलायंस की ग्रुप कंपनीज होगी, तो एक ग्रुप को तो वो रिलायंस शब्द मिल ही जाएगा, तो आप बताओगे कि हमारा ग्रुप है तो ROC आपको नाम दे देगा, लेकिन मैं रखूँगा तो मेरे को नहीं देगा, वो पूछेगा क्या आप रिलायंस ग्रुप के हो, मैं बोलूँगा नहीं हूँ, तो वो मेरे को नाम नहीं देगा। अच्छा अगर मैं नाम रखना चाहता हूँ, लिखेगा साला साली, तो ये भी नाम अगर मैं रखना चाहता हूँ, कंपनी बनाना चाहता हूँ साला साली प्राइवेट लिमिटेड, तो ये देखते हैं ये वाला नाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सर्च करेंगे। तो अगर आप सर्च करोगे, ओ ये तो ढूंढ रहा है, ओ तेरे की कर्सर घूम रहा है, ओ भाई ये देख रहा है ये कैसा नाम आ गया, देखते हैं कोई रिजल्ट फाउंड है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। क्या लग रहा है दोस्तों, आपको कोई रिजल्ट मिलेगा? ये हैंग हो गया MC है। MC is getting hanged, I'm telling you. अबे हटा, तेरे बस की नहीं है, हटाओ। साला लिमिटेड क्या है, फॉलोइंग एरर्स हैव एंटर कम्युनिटी डजंट एग्जिस्ट, मतलब ये वाला नाम नहीं है, तो ये वाला नाम आप रख सकते हो। अब सुनो, यहाँ पे तो बस ये पता चला है, इससे क्या पता चला कि ये नाम रख सकते हो? नो, इससे ये पता चला है ये वाला नाम अभी अवेलेबल नहीं है, ये वाला नाम अभी किसी को नहीं मिला है, ये नाम किसी का नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, साला लिमिटेड, लेकिन ये नाम रख सकते हो। नो, अब नाम रखने के लिए याद है, नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल, नेम शैल नॉट बी अनडिजायरेबल, और ये नाम अनडिजायरेबल, तो ये नाम नहीं रख सकते। इससे तो सिर्फ ये पता चल रहा, एक और पता करते हैं। अब इसमें अगर इसने ये दिखा दिया डजंट एग्जिट, फिर तो आ गया, ओ आ गया, तो दैट इज एलोकेटेड है, नाम हमारे पास रिजर्व्ड है, यानी ये नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते। क्यों दिखाऊं, तो खुद देख लियो। एनीवेज, तो दैट इज गिवन ओवर देयर। तो अबे तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सच कंपनी नेम, सच LLP नेम लिखेगा। यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी, क्या ले सकते हो? ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी बोले तो अच्छा बताया था मैंने, इसी चैप्टर में बताया था कि सर्टिफाइड कॉपी लेनी है तो मानेसर जाओगे, ROC जाओगे, और याद है वो सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ती है? 25 रुपये पर पेज। तो वो 25 रुपये पर पेज कहाँ पे करते हो? यहीं पे करते हो, ऑन द MC वेबसाइट। और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ दिखाने के लिए कि MC की वेबसाइट पे ये जो MC की वेबसाइट है, इस पे ये दुनिया भर की सर्विसेज अवेलेबल है, तो सारे के सारे बताने की जरूरत नहीं है। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी वो आपको बता दी। तो MC की वेबसाइट पे आप ये सारी की सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड चैप्टर खत्म। लिखेगा, जब कोई कंपनी, जब भी कोई पर्सन, किसी कंपनी में क्या अपॉइंट होते हैं? डायरेक्टर। तो लिखेगा उसे क्या चाहिए होता है? डिन। और लिखेगा डिन लेने के लिए उसे, उस पर्सन को MC की वेबसाइट पे एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है DIR 3, यानी डिन नंबर लेने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है? DIR 3। तो एक सवाल है छोटा सा कि व्हाट आर द कॉमन एरर ऑफ रिजेक्शन, कॉमन रीजन, मतलब जब आप डिन नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसा कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन डिन नंबर के लिए खारिज हो जाती है? लिखेगा, सबसे पहली बात, आपकी जो DIR 3 में जो आपने डिटेल डाली है, और ये हम लोग बहुत करते हैं, वो डिटेल आपकी पैन डिटेल से नहीं मिलती है।
पैन डिटेल से मैच ही नहीं होती है। तो सर इस केस में आपका डिटेल क्या हो जाएगी, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने जो DIR 3 फाइल की है वो इनकम्प्लीट फाइल की है तो आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कीप ऑन राइटिंग। थर्ड पॉइंट, अगर आपने जो अटैचमेंट लगाई हैं वो अटैचमेंट्स अगर फेक हैं तो आपकी डिन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लॉजिकल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। लिखते रहे प्लीज़। और लिखेगा अगर आपने जो अटैचमेंट लगाए हैं, और मैं आपको बता दूं डिन के लिए जो अटैचमेंट्स लगाने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो। आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट, ऑल दैट थिंग। तो लिखेगा अटैचमेंट सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड बोले तो आपको खुद साइन करना पड़ेगा, और आपने सेल्फ सर्टिफाइड नहीं किया तो गलत है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा प्लीज़, अगर आपने जो अटैचमेंट लगाई हैं और वो अटैचमेंट में आपने यूटिलिटी बिल लगाए हैं। अब यूटिलिटी बिल क्या होते हैं, पानी का बिल, कैन वी से इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल्स, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल्स, इसी को यूटिलिटी बिल बोला जाता है। और अगर ये आपने अटैचमेंट लगाई हैं, इट इज़ ओल्डर देन 2 मंथ, ये पता है आपको, कोई भी आप बिल लगाते हो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ओल्डर देन 2 मंथ्स। तो सर लिख लीजिएगा दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि दैट इज़ ऑल्सो कॉमन ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन। तो इन कुछ कारणों की वजह से आपका फॉर्म क्या हो जाता है, बोलो, रिजेक्ट। तो दैट इज़ अ सिंपल चैप्टर। आई होप हमने काफ़ी इसके अंदर अंडरस्टैंड किया और आपको एक MC के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। और MC की वेबसाइट मैं तो आपको बोलूँगा, आप लोग इतना सारा टाइम रील में ख़राब करते हो, आप 2-4 घंटे MC की वेबसाइट पे बिता के देखो, मज़ा आएगा और नॉलेज एनहेंस हो जाएगी। लेकिन ये काम आप करने वाले तो नहीं हो। एनीवेज, अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग बैक। और ये लंच ब्रेक है, आप लंच फटाफट कर लें। और अभी JIGL की क्लास नहीं होगी, वी कंटिन्यू विद द कंपनी लॉ, चैप्टर 1 हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।